प्रणाम अवधेश सर, पंकज सर, प्रणाम। प्रणाम भाई, नमस्कार। प्रणाम। कविता कोसी ऑनलाइन श्रृंखला के 11वें लाइव आयोजन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि कविता कोसी ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत 10 कार्यक्रमों का सफल आयोजन अब तक किया जा चुका है, जिनका कविता कोसी के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण हुआ है। यह 11वां आयोजन YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा है, जिसका लिंक फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया गया है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप इसको सबसे बढ़ाने अनुरोध के लिए है क्या कि करोगे? तो करना पड़ेगा ना, इसको जब हम पढ़ लेंगे तो दूसरा बढ़ाओगे ना। आगामी कार्यक्रमों की तुम कर देना। सूचना के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कार्यक्रम का लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, ताकि कविता पाठ एवं विमर्श का आनंद अन्य कविता प्रेमी भी उठा सके। मित्रों, आज के इस आयोजन में हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, डॉक्टर कामेश्वर पंकज, श्री अवधेश रंजन, श्रीमती निवेदिता मिश्रा झा एवं डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। आज के कार्यक्रम में हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं कवि, कथाकार एवं आलोचक डॉक्टर सुरेंद्र स्निग्ध का। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश को। वे सुरेंद्र स्निग्ध जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। तो प्रस्तुत हैं डॉक्टर देवेश। मित्रों, यह कविता कोसी का 11वां लाइव आयोजन है और जैसा कि अनीता जी ने बताया, यह आयोजन समर्पित है हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, कथाकार एवं आलोचक डॉक्टर सुरेंद्र स्निग्ध जी को। डॉक्टर सुरेंद्र स्निग्ध का जन्म 5 जून 1952 को सिंधियान, पूर्णिया, बिहार में हुआ। उनका निधन 18 दिसंबर 2017 को पटना में हो गया था। उनके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। पके धान की गंध, कई कई यात्राएं, अग्नि की इस लपट से कैसे बचाऊं कोमल कविता, रचते गढ़ते, माँ, कॉमरेड और दोस्त, संघर्ष के एस्ट्रोटर्फ पर। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हैं, जिनमें एक उपन्यास छाड़न काफी चर्चित रहा है। दूसरा उपन्यास उस द्वीप की रूपक कथा, यह वो पूरा नहीं कर पाए थे और अपूर्ण रूप में ये कथांतर पत्रिका में जुलाई 2018 के अंक में प्रकाशित हुआ था। उनकी कुछ गद्य रचनाएं भी हैं। उनकी समीक्षात्मक टिप्पणियों का संग्रह जागत नींद न कीजय, सबद सबद बहुअंतरा के नाम से प्रकाशित हैं, जबकि 2 उनकी आलोचना पुस्तकें हैं। नई कविता, नया परिदृश्य, दूसरी कविता है प्रपद्यवाद और केसरी कुमार। वो कई पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। गांव घर, भारती, नई संस्कृति, प्रगतिशील समाज, उन्नयन पत्रिका का बिहार कविता विशेषांक काफी चर्चित रहा। उन्हें अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनमें नागार्जुन सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सेवा सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आदि शामिल हैं। मित्रों, उनकी 3 कविताएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली कविता है कविता के सपने। आजकल आधी आधी रात के बाद सन्नाटे को सघन बनाती आती है दबे पांव और चुपचाप सिरहाने बैठ जाती है कविता। उड़ा ले जाती है मेरी नींद और मानस में ग्रहण करने लग जाती है कई कई रूप। मेरी गली के नवागत नन्हे सोनू की शक्ल में आती है कविता, मचलती रहती है
पास आने के लिए और आकर तुरंत दूर भाग जाती है। अपने आने की एक रेखा छोड़कर सूरज की किरणें बनकर वह बांटना चाहती है ऊर्जा, खेतों में लगी फसल की बालियों में भरना चाहती है संगीत और लय, नाच जाना चाहती है बनकर दूध, नन्हे शिशु की पलकों में बोना चाहती है दुनिया को बदलने के असीम सपनों के बीज। बन जाना चाहती है उसके लिए दूध से लबालब छलकती माँ की छातियाँ। मेरी कविता आज भी बनना चाहती है पोस्टर, उगना चाहती है दीवारों पर, मानव मुक्ति की इबारत बनकर पैदा करना चाहती है घृणा उसके खिलाफ जिसने पूरी दुनिया को कर लिया है कैद। और बो दिया है नफरत का बीज। मेरी कविता आंधी बनकर दौड़ना चाहती है बिहार के उन गांवों में जहां के मजदूर किसान रच रहे हैं नया इतिहास, जहां के क्षितिज पर फैल रही है एक नई लाली, उग रहा है एक नन्हा सूरज। मेरी कविता उन योद्धाओं की आशा आकांक्षा के बन जाना चाहती है गीत, बन जाना चाहती है उनके हाथों के हथियार, गुरिल्ला दस्ते की बंदूकों की गोलियां करना चाहती है अब भी छलनी वर्ग दुश्मनों की छातियां। मेरी कविता चंदवा रूपसपुर से करती है यात्रा, पहुंचना चाहती है अरवल, कंसारा, कैथी, पारस बीघा, नोनही नगवा और यहाँ की मिट्टी की खुशबू बनकर फैल जाना चाहती है पूरे मुल्क में ताजगी के साथ। मेरी भोली भाली कविता अभी भी छीनने को तैयार है दुश्मनों की राइफलें, युद्धरत मुक्ति सेना के कंधों पर इन राइफलों को करना चाहती है तब्दील फूलों से लदी डालियों के रूप में, जिस पर चहक सकें चिड़िया, जिसके परागकण पैदा कर सकें श्रमिकों के लिए शहद का अक्षय भंडार। पोस्टरों पर फिर गोली दागने की, फूल खिलाने और खुशबू छलकाने की भाषा बोलना चाहती है क्योंकि दुनिया को खूबसूरत और बेहतर बनाने के सपनों से लदी है मेरी कविता। दूसरी कविता है अंतिम एकांत। जैसे ही सपने में आती हो तुम, डर कर मैं कूद जाता हूँ दूसरे सपने में। वहाँ पहले से खड़ी बिखेर रही होती हो एक रहस्यमयी मुस्कान। एक सपने से दूसरे सपने में जाना, दूसरे सपने से फिर सपना देखना, दूसरे सपने में फिर सपना देखना, हर सपने में तुम और तुम्हारी मुस्कान। हर जगह अलग अलग जाल बनाता तुम्हारा प्यार, एकदम अबूझ और अनसुलझा प्यार। तुम्हारे प्यार के बोझ से लगा मेरा यह बौना मन, नाप नहीं पाता है विस्तार। असंख्य ग्रह नक्षत्रों तक फैला तुम्हारा प्यार। फिर एक क्षण को मैं चाहता हूँ एकांत, कुछ नहीं हो जहाँ, चर अचर दृश्य अगोचर, रूप और रंग और गंध और स्पर्श कुछ भी नहीं। सपनों में गरजता दहाड़ता समुद्री तूफान, अपूर्व आवेग के साथ झूमता अभेद्य जंगल, खामोशियों का संगीत रचती पर्वतों की घाटियाँ, विस्तृत आकाश में उमड़ता घुमड़ता बरसात का बादल, दिग दिगंत तक खुशबू फैलाती
वासंती हवाएं, इन सारी सीमाओं को फांद कर मैं ढूंढता रहता हूँ अंतिम एकांत। इस अंतिम एकांत में पहले से ही उपस्थित रहती हो तुम, प्यार की उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरे पराजित मन को करती हो आश्वस्त, असंख्य चुंबनों के साथ, पास, एकदम पास। सुरेंद्र स्नेह जी की तीसरी कविता, जहां कोई दोस्त नहीं हो। क्या रहना ऐसी जगह है जहां कोई दोस्त नहीं हो, नहीं हो कोई हाल चाल पूछने वाला। क्या रहना ऐसी जगह जहां पर कोई दोस्त नहीं हो, नहीं हो कोई हाल चाल पूछने वाला। ऐसी जगह क्या रहना जहां दुख की घड़ियों में कोई प्यार से सर न सहला दे, बीमारी की हालत में गर्म कलाई अपने हाथ में न ले ले, खुशियों के क्षणों में अपनों की आंखें नन्हे पंछियों की तरह पर न फैलाने लगे। क्या रहना ऐसी जगह में जहां कोई मित्र यह नहीं पूछे आपके किचन में आज क्या बन रहा है। दूध नहीं है कोई बात नहीं, भाभी को कहिए नींबू की ही चाय पिलाए। ऐसी जगह क्या रहना जहां के लोग कुछ भी मतलब नहीं रखते कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली जुझारू जनता कहाँ मर कट रही है, कहाँ कर रही है विकसित अपना संघर्ष। क्या रहना ऐसी जगह। मित्रों, ये थी 3 कविताएं सुरेंद्र स्निग्ध जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेश जी। मित्रों, अब मैं कविता पाठ का सिलसिला आरंभ करते हुए सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ युवा कवि एवं आलोचक डॉक्टर अरुणाभ सौरभ को। आप हिंदी और मैथिली भाषाओं में समान रूप से लिखते हैं। दोनों ही भाषाओं में 2-2 कविता संग्रह प्रकाशित है। हिंदी की लंबी कविताओं पर आलोचना की एक पुस्तक भी है। हिंदी में लिखी आपकी लंबी कविता आद्य नायिका काफी चर्चित रही और उसका पुस्तकाकार प्रकाशन भी हुआ। आपको मैथिली में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार तथा हिंदी में भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। आपकी कविताओं के अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। संप्रति आप NCERT के भोपाल स्थित क्षेत्रीय केंद्र में हिंदी के सहायक प्रोफेसर हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ डॉक्टर अरुणाभ सौरभ जी। सबको प्रणाम। और इस तरह के सार्थक आयोजन के लिए कविता कोशी का बहुत आभार। और यह पाठ में सुरेंद्र स्निग्ध जी की स्मृति को समर्पित करता हूं। मित्रों, पहली कविता का शीर्षक है खिन्न। कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, पर जब दुनिया को देखने और जानने की कवायद होगी, किसी के पास अपनी आंख से अपने दिमाग में उतारना चाहेगा दिमागी फोटोग्राफिक प्लेट पर दुनिया का मानचित्र, तो उसे खिन्न होना पड़ेगा। खिन्न होना संभव है, खिन्न होना संभव है। हर क्रिया में, क्रिया की प्रतिक्रिया में भी खिन्न होना पड़ सकता है। क्रिया की प्रतिक्रिया में भी खिन्न होना पड़ सकता है। न्यूटन खिन्न हुआ था, गैलीलियो, आर्किमिडीज सब अपने समय के खिन्न लोग थे। न्यूटन खिन्न हुआ था जब नीचे गिरते सेब को जी भर देखा था, जो अपने आविष्कार से लड़ते लड़ते खिन्न हो गए थे। कोलंबस खिन्न हुआ था और वास्को डी गामा भी। फाहियान और हुएनचांग हो या वराह मिहिर और चारवाक, अपने समय में अपनी दुनिया के खिन्न लोग थे। वो बात अलग है, वो बात अलग है
कि दर्ज हो या ना हो खिन्न लोगों का कोई इतिहास, अगर इतिहास ही सब कुछ बता देगा तो फिर कविता क्या करेगी। सही कह रहा है कवि कि जो चीजें इतिहास में नहीं, भूगोल में नहीं, दर्शन प्रदर्शन कहीं नहीं, वह कविता में दर्ज होती है। खिन्न होकर आप झल्ला सकते हैं, खिन्न होकर आप झल्ला सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, खिन्न होकर जीवन से जा सकते हैं, खिन्न होकर दुनिया जीत कर भी आप खिन्न ही रहेंगे। दूसरी कविता, ये जो कविता मैंने सुनाई ये आने वाली किताब किसी और बहाने से संग्रह से है। अब जो कविता सुना रहा हूं वो दिन बनने के क्रम में संग्रह से कविता है, कोसी कछार पर। कोसी को देखने का जो मेरा नजरिया रहा है, वो बहती रहती है हिलकोर लेकर, उबाल मारकर लुप्त करना चाहती है कुछ घरों को, उसमें सिमटे चिपके इतिहास के धूसर पर्दे को। एक तूफानी लहर, बौराई आवाज, अट्टहास, धिक्कार और कई चिक्कार समा लेती है अपने अंदर। चंद लम्हों में उलझा लेती है अपनी गेसुओं में, चंद लम्हों में उलझा लेती है अपने गेसुओं में जिंदगी के कई कतरे, और अपनी जमीन पर पोत लेती है कई रातों की सिहरन, कई कलंकों की कालिख, कई घरों की बद्दुआ, क्योंकि वह चिड़िया नहीं, औरत नहीं, हहराती हुई खौलती उबलती नदी है जिसके कछार पर भी डर लगता है, क्योंकि वह नहीं जानती सजीव संवेदना, वह जीवित है अपनी लहरों के सहारे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्यार की हुरूफे तहज्जी, सब लहरों के नाम वह नहीं जानती। वह नहीं जानती कि उसके अल्हड़पन, बेहयाई, हुरदंग चाल से तबाह है हर एक साल कई जान माल। पर कैसे समझेगी तू, कैसे बुझेगी तेरी प्यास कोसी। तू प्यास बुझाने के बहाने आती है, पर ऐसे कि गला फट जाता है, नाक से लहू टपकता है। यही एक मगजमारी है कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक बुखार की सिहरन और तपती रहती है उनकी देह। मच्छरों की घिनघिनी, मक्खियों की भिनभिनी से गायब उनके रातों की नींद और दिन का चैन। अजीब दुश्चिंता और उदासी और कपकपी कि फसलें कहाँ गई, हरी हरी फसलें। और वे उठते हैं हतभागे, छाती भर पानी में जाकर अपने भासे छप्पर को उठाते हैं, बांस के सहारे गाड़ देने की कोशिशें करते हैं, नाकामयाब, बार बार बारंबार। और रोती रहती है कई माँ, बहनें, पत्नियां और बच्चे। उनकी आंखों का पानी टप टप गिरता है निरंतर, और तुम्हें मजबूती मिलती है इन इंसानी आंसुओं से। रो 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 मेरे गांव की माँ बहनों, क्योंकि कोसी की हहराती धार तुम्हारी आंखों से निकली है। रो रो मेरे गांव की माँ बहनों की कोसी की हहराती धार तुम्हारी आंखों से निकली है। रो रो कोसी कछार की सीताओं कि राम अनिश्चितकालीन अज्ञातवास में गया है तुम्हें छोड़कर, क्योंकि राम अनिश्चितकालीन अज्ञातवास में गया है तुम्हें छोड़कर। और तुम चिघार चिघार कर बहो मेरी कोसी हर बरसात में, क्योंकि तुम्हें इंसानी आंसुओं से प्यार है, प्यार है, प्यार है। तीसरी कविता, राग यमन। ये भी कविता जो आने वाली, अभी जो आ रही किताब है किसी और बहाने से, उसमें ये पहली कविता है उसका, उस संग्रह से। राग यमन। रात के पेट में उतर चुकी चांदनी, ठिठुर रही हवाएं गली के नुक्कड़ पर, बेआवाज गाता पेड़ आरोह अवरोह के साथ, किनारे की रेत पर संगत करती फैनिल लहरें, आलाप में सनन सनन। दूर कहीं अनजान झोपड़ी से कनखी मारता चांद, दूर कहीं अनजान झोपड़ी से कनखी मारता चांद। रात के अंधेरे से लड़कर रोटियां सेंकती गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा। अंधेरे से लड़ने का दावा करता कवि,
अंधेरे से लड़ने का दावा करता कवि, फूलती सांसों के बीच हारमोनियम पर भास मिलाता कोई गायक, कोई कलाकार। राग यमन तो शाम और रात के बीच की खूबसूरती है, एक एकांत होना, कोई मौन संगीत, एक पहचानी सी छुअन, एक धड़कती सी आहट, भीतर भीतर बज रहा हो स्थायी अंतरा के साथ, हर एक अंतस में अलग अलग, जैसे कि राग यमन। ये राग यमन है, ये राग यमन है, ना कि रात का वीरानापन। ये इस गली का आखिरी मकान है, ना कि कोई भीड़ भाड़ चौराहे का। ये प्यार की सिफारिश है, ना कि कोई चालाकी। ये प्यार की सिफारिश है, ना कि कोई चालाकी। गांधी की आत्मा रागों में बसती थी, गांधी की आत्मा रागों में बसती थी, नरसिंह मेहता की भी। चरखा तो ताल मिलाने का बहाना था, जो चलता नहीं बजता था ठाठ के मुताबिक। सूत काट कर कपड़े बुनना जो जानता हो, सूत काट कर कपड़े बुनना जो जानता हो, वही जान समझ सकता है शाम और रात के समय गाए जाने वाले रागों की अहमियत। ये एक और कविता। उस दिन की प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगे सूखे फूल सारे। उस दिन की प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगे सूखे फूल सारे। पानी किसी अनजान लड़की सा बहने लगेगा मेरे भीतर, और ट्रैफिक सिग्नल देंगे पेड़ उस रास्ते के लिए जहां हरियाली अवसाद से निकाल खींच लेंगी अपना वजूद। बसंत उस वक्त झूम झूम गाएगा मालकोस, बसंत उस वक्त पूरी जवानी में झूम झूम गाएगा मालकोस। भैरवी ठाट में दिन के 7वें पहर में पतीले में मां लगाएगी लेवा, अधहन उबलने से पहले, चावल गिरने से पहले, और हम निकलेंगे बाहर होशो हवास में कि हमारे पास कहने सुनने और चल पड़ने का बचेगा विकल्प। उस दिन दिशाओं में गूंजेगी हमारी आवाज। पहाड़ अपनी सबसे ऊंची चोटी से कविता पढ़ेगा शंखनाद की तरह। अंतरिक्ष की विराट सत्ता में दिन का समूचा प्रकाश, रात का सन्नाटा, बहती हवाओं की फड़फड़ाहट, और हमारा रक्त पेड़ की छाल के नीचे से बहेगा। तब हमारे पास दुनिया बदलने की पूरी ताकत होगी। उस दिन घोषणाओं के बजाय कोई उदास नहीं होगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा, कोई भूखा नहीं होगा, गोदाम में नहीं सड़ेंगे अनाज, कोई हत्या नहीं होगी, न हत्यारा आवारा घूमेगा। उस दिन से हर बच्चों के हाथ में किताब होगी, उस दिन से हर बच्चों के हाथ में किताब होगी, आंखों में चमक। उस दिन से कोई अस्पताल नहीं जाएगा, न कोई न्यायालय, न थाना। तो साथियों कोई ऐसा दिन, तो साथियों क्या कोई ऐसा दिन हमारे हिस्से में आएगा जिस दिन किसी को प्रार्थना न करनी पड़े, अपने अपने वास्ते अपने अपने ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। अगली कविता और अंतिम कविता, कथकही। कथकही मिथिला क्षेत्र में जो किस्सागो की स्त्री परंपरा है, उस पर ये कविता है। वो किसी भूख से ऊपर उठी थी जठरागिन से, वो किसी भूख से ऊपर उठी थी जठरागिन से। कितने मौसम बीते, घड़ियां सुहानी बीती, काजल से कारी रात बीती, बादल से भीगी बात बीती। कई सुख बीते, उन्माद बीते, राग मल्हार बीते, फूल हर सिंगार बीते। कई सुख बीते, उन्माद बीते, राग मल्हार बीते, फूल हर सिंगार बीते। कितनी लड़कियां स्त्री बनी, कितनी सुहागिनें विधवा हुई गांव की, उसकी कथा तब भी चलती रही। उस कथा में महकी दिशाओं में चांद चकोरी की परियों की कहानी थी।
वो न दादी थी न नानी, वो कथकही थी गांव की, वो कथकही थी गांव की जो कथा सुनाती थी घूम घूम कर दूर देहात में। तब टेलीविजन में सास बहू नहीं थी, तब वही सुनाती थी गौरी शंकर ब्याह के किस्से, वही कहती थी राधा कृष्ण की केली क्रियाएं, और नववधुएं लीन होकर सुनती थी। सिर्फ 2 पल्ला साड़ी, 2 साया और 2 ब्लाउज कट पीस, सौंफ सुपारी, नारियल तेल, कहका सिंदूर, भरपेट भोजन, कई साँझ तक के लोभ में वो कथाएं सुनाती थी तो हम सब उठकर पानी पीने भी नहीं जाते। वो कथाएं सुनाती थी तो हम सब उठकर पानी पीने भी नहीं जाते। वो पूरी कथा को बेवाक और विश्वसनीय हो कहती थी। क्या क्या हुआ था पुष्प वाटिका में, जो बातें रामचरितमानस में नहीं थी। जल भूल जाते उसके ज्ञान से बड़े बड़े तिलकधारी, त्रिपुंडधारी, शिखा सूत्रधारी पंडित गण, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कथाएं चलती रहीं अनवरत, पर कथा से पहले उसने भी महसूस किया था महुए की टप टप से अंग अंग में घूमता आलस्य। बेला, चमेली, चंपा की महक में वो भी कभी उन्मादित हुई थी। गजरे की महक से कई रातों में सिहरती थी। काजर सी करियाई रात में, काजर सी करियाई रात में, अपने नितांत नीज उखड़ में उसके भी अंगों को किसी ने बड़े प्यार से सहलाया था। हौले हौले होने वाली चुंबन की सिहरन में वो भी कभी अलमस्त होती थी। अपने साथी संग उसने भी बिताए सुख के कई दिन, प्यार की रातें, कई मास रोहिणी, स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र, कई मास रोहिणी, स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र। उसने कभी मुंह नहीं देखा था स्कूल का, कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी वो, पर विद्यापति पदावली के गीत जब सुमधुर कंठ से गाती, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, तो शांत हो जाते सभी। कुछ पल के लिए हमें लगता कि हमें स्कूल तो नहीं ही जाना चाहिए, पर हम भी जैसे तैसे स्कूल जाते रहे। उसकी कथाएं चलती रहीं, चलती रहीं। कहते हैं कि उसे कथा से भरपेट भात, कहते हैं कि उसे कथा से भरपेट भात नहीं ही मिला कभी। कहते हैं कि उसे कथा से पेट भर भात नहीं ही मिला कभी। अभाव से बुनी हुई कथा, अभाव से बुनी हुई कथा, अभाव में ही बनकर अभाव में ही पूरी हो गई। गांव में कई सालों से बहुतों कुंवारियां सुहागिन हुई, पर गांव में कोई नहीं बनी फिर कथकही। धन्यवाद, आभार आप सबने। धन्यवाद अरुणाभ सौरभ जी, बहुत अच्छी आपकी कविता। कविताओं ने कोसी की जमीन और संस्कृति से सबके हृदय को जोड़ दिया। मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती निवेदिता झा को। आप भी हिंदी और मैथिली भाषाओं में समान रूप से लिखती हैं। हिंदी के आपके 4 और मैथिली में 2 संग्रह प्रकाशित हैं। आपको साहित्य सेवा के लिए राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। संप्रति आप दिल्ली के एक अस्पताल में मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्रीमती निवेदिता झा। नमस्कार। आज की ये गोष्ठी जो स्टूडेंट करती हूँ, अनीता जी, देवेश जी को भी धन्यवाद करती हूँ और सभी गणमान्य को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता है जो कोरोना काल में लिखी गई थी, पहली कविता। साथ में चलूंगी तुम्हारे। मैं भर रही हूँ अश्रु, मैं भर रही हूँ अश्रु, शायद ये मेरे हिस्से का रुदन है। हम किन किन कारणों पर रोएं, हम किन किन कारणों पर रोएं, बिलाप के स्वर तो शोर में बदल गए। भूख से बिलबिलाते बच्चे, बदन से उतरते कपड़े,
और पांव से चप्पल, यहाँ तक कि जीभ से बोली। इस बार अलग है त्रासदी, पिछले घटनाक्रमों से ज्यादा बड़ी। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। जब विस्मय में है आकाश, जब विस्मय में है आकाश, मैं प्रसन्न हूँ पाकर कुछ स्नेह शब्द, कुछ प्रसार के बाद मिलती थपकियां, सड़क के किनारे बढ़ाते पानी के पैकेट। कैसे भूल जाऊंगी ये उदारता जो कठोरता के संग चली साथ साथ। मैं फिर लौटूंगी तब जब चांद मुझे दिलासा देगा कि सुरक्षित है समय, सुरक्षित है समय। मेरी दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है प्रेम। याद है तुम्हें उस साल सारे पत्ते फिर से हरे हो गए थे जब तुमने स्पर्श किया था मारो मार के उस जीर्ण पेड़ को। तुम लापरवाह बढ़ रहे थे जब बिछी थी बारूद की परतें उस लाल मिट्टी के जमीन पर। जंगल में रहने वाले कोयले और मिट्टी के भी तो होते हैं शायद सगे। तुमने जब कुछ भी नहीं कहा, ढेर सारे स्तोत्र गूंज उठे मेरे कानों में। तुमने जब आंखें बंद की, मैंने समेट लिया समय। कुछ महीनों में ही हमने तो लिख दिया था मानो युग। उम्र बीत गई, सफेद बालों की चमक और गहरी हो गई। तुम आकर भी नहीं आए, चाहे कितने मौसम। जब देखा पहाड़, वहां की छांव में थे तुम। वही पाषाण समुद्र की लहरें तुम्हारी बातों की तरह चिढ़ाती, निरंतर एहसास जीवित रखने की ताकत दिलाती, जो कि अब घटती जा रही। मन आज भी वही कुलबधू की तरह, मगर काया थकी सी है जरूर। जिंदगी सबको वजह देती है, जिंदगी सबको वजह देती है। तुम और मैं शायद बेवजह ही मिलेंगे कभी, जब जंगल में शायद मेघ बरसे या सूर्य उतर कर आए धरती के पास। मेरी तीसरी कविता है, शीर्षक है उस देश में। धीरे धीरे घट रहे हैं कुछ लोग, अब धीरे धीरे घट रहे हैं कुछ लोग। बड़े इमारत से ढहते जैसे कुछ लाल पत्थर, कुछ जड़े रत्न नोचे गए हों गाहे बेगाहे। जैसे कैलेंडर पर गोला लगाए दिन उस देश के हों। रात को आकाश में छुपे बादलों के पीछे बिना रोशनी के तारों का झुंड। गुम होते वो अवशेष, चाहे हड़प्पा हो या लाल पत्थरों वाली शहरी संस्कृति। धीमी पड़ती जाती है वो आवाजें जो कि आस्था की इमारतों से सुबह शाम आती थी। लोहे के लोग और पत्थर के नाखून सहमी होती है जहां शाम। सूरज वहां बेखौफ नहीं निकलता है कभी। पुरानी बची कुछ झुर्रियों से, चाहे वो वहां के हो या यहाँ के, बिना बोले ही सुन सकते हैं अमन की बात और अमन की उम्मीद जो सच से दूर लगती है। और एक कविता है, समय का मतलब वो मुझे नहीं है सामने में, वो शीर्षक है ज्वर जल्द उतरे। आज पता नहीं रोया कि खुश हुआ आसमान, आज पता नहीं कि रोया कि खुश हुआ आसमान, लेकिन झमझम बरसा पानी। सुजाता सिनेमा हॉल के आगे पानी जमा होगा। रांची का एक सिनेमा हॉल है। सुजाता सिनेमा हॉल के आगे पानी जमा होगा और पांव को बचाती बढ़ रही होंगी लड़कियां। कुछ उस पर हंस भी रही होंगी। अब रांची बड़ा शहर हो गया है और बदल गया है बरसात में इतराने का ढंग, या कहिए स्टाइल। कतार में नहीं है लोग वहां टिकट लेने, नहीं पिता के डर से गैरेज के पीछे सहमने का समय है अब, और न सेंट्रल लाइब्रेरी के बाद किसी के पास इंतजार करने का वक्त। अब तो सीटी भी नहीं मारता कोई किसी को, और प्यार से उलट कर कहती होगी क्या कोई, चल हट पगले। सबने देख ली दिल्ली और दुनिया, सबके रंग बदलने लगे। गिरफ्त में आया वहां भी पौधा,
और खो गया सारा हरापन। बिछा दी बारूदी सुरंगे और ढक दी गई रे। मौसम और मनुष्य दोनों सहमने लगे हैं आजकल वहां भी। शहर के आसपास हजार गांव होते हैं अब, जहां लगा दी जाती है समय समय पर जंगल में आग, और मुस्कुराता है तब शहर जैसे कि कोई राजा। वहां बारिश हर शाम होती है जैसे कि तपते माथे पर भींगी पट्टी। प्रकृति भी चाहती है ये बैर का ज्वर जल्द उतरे और खिलखिलाए वो। अगर वो है तो एक कविता और मैं अंतिम कविता सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है खुश हूँ। खुश हूँ ये मानकर कि मैं उस सदी में हुई, खुश हूँ ये मानकर कि मैं उस सदी में हुई जब समय की उम्र लिखने बैठी हैं हम उम्र स्त्रियां। कतार में खड़े हैं सूर्यचंद्र, सबकी आंखों में कातरता। कहीं सच न कह दे, कुछ बोल न दे वो, कुछ उठपटांग तो लिख नहीं रही। मिन्नतें और मन्नतों के लिए दरवेश के दरवाजे सब के सब गिन गिन कर बता रहे पितृ ऋण और पति पुत्र की बढ़ती दावेदारी। वही अनसुना सा भाव लिए बेफिक्री से वो घाटों पर केश सुखाती, बच्चे स्कूल पहुंचाती और गैस पर कुकर चढ़ाती। फिल्मी गाने और गीत लिख रही है कुछ बातें, हताश बौखलाए वो कभी चेहरे झुलसाते, कभी एसिड डालते तो कभी आग लगाते। कहाँ हिम्मत हारने वाली है, कोई बड़बड़ा कर, कोई लिख कर, कोई कंप्यूटर में झांक कर। आंकड़े और मंजिल के नजदीक है, दृढ़ संकल्प निर्णय और परिणाम के नजदीक। समय का दिन ऐसा भी आएगा, अमृत चखे को ऐसा भान कभी न था। और कविता और अगर है समय तो मैं सुना दूं एक कविता। सुनाइए। सबने अपना काम किया, ये शीर्षक है। सूर्य ने झोली भरकर भेजी किरणें, सूर्य ने झोली भरकर भेजी किरणें और चमचमा कर रख दिया समस्त जग को। फूलों ने बचाकर रखी अपनी सहजता, फूलों ने बचाकर रखी अपनी सहजता कांटों के बीच। जबकि बड़ी मुश्किल की बात है ऐसे जीवित रहना, बड़ी मुश्किल की बात है ऐसे जीवित रहना। नदियों ने बचाई अपनी निश्चलता, छलों के बाद भी उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। स्त्रियों ने अनवरत जिंदा रहने दी मानवता, और लाख मना करने पर भी जन्म देती रही वो बेटियां। अस्मत से अस्मिता के विमर्श की मुख्य बिंदु बनते वो खुद को बिगड़ते, फिर संभालती रही बिना शर्त की दुनिया। राजनीति चमकाती रही ताज, बिना देखे बिना सुने, लगाती रही दांव, बिछती रही चौसर पर वो सब, और काटती रही अज्ञातवास। अभी बच्चों का जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि कुछ काम अधूरे हैं। उनको पता होना बचा है कि उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, और वो कर जाएगी, वो कर जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का। धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत सुंदर प्रेम कविताएं सुनाई आपने। मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री अवधेश रंजन जी को। आपका मूल नाम हिरन राय है। 1980 में रघुवीर सहाय के संपादन में दिनमान में प्रकाशित मैं मेहतर हूँ शीर्षक कविता से आप चर्चा में आए। अनेक भाषाओं में कविता का अनुवाद भी हुआ। आपका एक कविता संग्रह बाया से बलान तक प्रकाशित है। भारतीय रेल द्वारा डीजल सेट के विद्युत यंत्रों की जांच में विशेष इनोवेशन के लिए आपको 2006 में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्ति के बाद अभी आप कटिहार में रहते हुए सृजनशील हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्री अवधेश रंजन जी।
जी अवधेश रंजन जी कविताएं सुनाइए। हाँ भाई वही कोशिश कर रहे हैं ये तो। जी थोड़ी देर हो रही है भाई, दिक्कत हो गई है। नहीं हो आप जाता शुरू है। कर दीजिए, सब ठीक है, आप सुनाइए। हम सुना रहे हैं। हाँ हाँ जी 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 सुनाइए। हाँ, अच्छा क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई और बैटरी बैकअप होने के कारण ये थोड़ा सा सुविधा हो गई। तो आप सबों को नमस्कार। आज एक विशेष दिन है कि आज 11वें संस्करण ये पोथी का, और ये आज 11 तारीख है, और आज 11 तारीख के दिन ही हमारे महान नेता जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्म दिवस है और महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का भी। तो एक विशेष दिन पर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत, क्योंकि विलम्ब हो चुका है, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये कोसी कविता का अंचल है और कोसी कविता ने जो श्रृंखला शुरू की है उस पर ही जो केंद्रित है मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगा। मैं पहली कविता सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये कविता जो है, ये कविता दिनमान में छपी थी और पुरस्कृत हुई थी। ये अक्टूबर 1980 के अंक में छपी थी, और इसमें चूँकि रेणु का ये वर्ष भी चल रहा है तो मैं रेणु को याद भी कर रहा हूँ, उन्हें याद करते हुए कोसी अंचल को भी याद कर रहा हूँ और कटिहार से याद कर रहा हूँ। तो इसका शीर्षक है चौथा चेहरा किसका है। अभी चौथा चेहरा किसका है के पीछे दिनमान में रघुवीर सहाय जी ने एक कविता कंटेस्ट किया था, और उस पर उसके मुख्य आवरण पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण, गांधी और लोहिया की तस्वीर चस्पा की थी, और साथ में एक अधेड़ सी औरत जो काफी दुखी दिखती थी उसकी भी तस्वीर थी। और उन्होंने कहा कि 20 लाइन में इस पर कविता लिखनी है। शायद ये हम लोगों के लिए कविता का अप्रेंटिसशिप था, और मैंने भी उसे भेजा, और वो कविता मैंने कि उसमें मेरी छपी और पुरस्कृत हुई, और इसी कविता से वो इसका पूरा श्रृंखला शुरू हुआ जो 31 अक्टूबर 1980 के अंक में छपा। इसका शीर्षक था ये चौथा चेहरा किसका है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। वो सहमी सहमी सी मुखाकृति, यह सहमी सहमी स्याह मुखाकृति, जैसे सामांती संस्कृति की कालजयी कलाकृति। इसकी झुर्रियाँ लकवाग्रस्त आज़ादी की मुफ्त आईना है। इसकी झुर्रियाँ लकवाग्रस्त आज़ादी की मुफ्त आईना है। खबरदार इसमें झांकना मना है। खबरदार इसमें झांकना मना है। शायद यह रेणु का औराही हिंगना है। सुराजी लकड़बग्घे इसकी मोतियाबिन आंखों में विकास छाप सुरमा लगाते रहे हैं। सुराजी लकड़बग्घे इसकी मोतियाबिन आंखों में विकास छाप सुरमा लगाते रहे हैं। यह चेहरा नहीं देहात है। यह चेहरा नहीं देहात है, जिसमें महुखिया माई भरी जवानी में मुसम्मात है। जिसमें महुखिया माई भरी जवानी में ही मुसम्मात है। उसका बेटा जिमींदार के जुए में नधा हुआ बैल, और उसकी बेटी बहसी बनिया की रखैल है। जहाँ पुलिस प्लेग की तरह आती है और लोगों को चूहे की तरह रौंदती, शहंशाही चाल के साथ लौट जाती है। जहाँ पुलिस प्लेग की तरह आती है और लोगों को चूहे की तरह रौंदती, शहंशाही चाल के साथ लौट जाती है। उसकी पीठ पर शोषण का इश्तहार और पेट में बेकारी की पीड़ा है। उसकी पीठ पर शोषण का इश्तहार और पेट में बेकारी की पीड़ा है। हर बार उस जहर को पीने के बाद भी उसका नाम न सुकरात है न मीरा है। हर बार उस जहर को पीने के बाद भी उसका नाम न सुकरात है न मीरा है। दरअसल यह वही चेहरा है जो दरिंदगी के आग में भी जलकर पीपल की तरह हरा है। दरअसल यह वही चेहरा है जो दरिंदगी के आग में भी जलकर पीपल की तरह हरा है। अब मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ जो रेणु जी के लिए है, और वो रेणु को ही समर्पित किया है। उसका शीर्षक है ओ रेणु।
ये रेणु की शताब्दी भी चल रही है, हम लोग रेणु वर्षी मना रहे हैं और ये तो उनका अंचल ही है। ओ रेणु सर्वहारा शब्दों की सदाबहार साहित्यिक कामधेनु। ओ रेणु सर्वहारा शब्दों के सदाबहार साहित्यिक कामधेनु, पीकर जिसे संघर्षरत होंगी आने वाली संतति। पीकर जिसे संघर्षरत होंगी आने वाली संतति, कोसी के कोख से पैदा होगी शस्त्रो सरस्वती। ओ रेणु तेरी मिथिला की मासूम मिट्टी जहाँ असहाय अबलाएं। ओ रेणु तेरी मिथिला की मासूम मिट्टी जहाँ असहाय अबलाएं, शेर भर गेहूं पर फोड़ती है गिट्टी। तेरा छोटा सा टीशन सिमराहा जहाँ हाट घाट बैठा कंटाहा। तेरा छोटा सा टीशन सिमराहा जहाँ घाट घाट बैठा कंटाहा, बाछी दान में लेकर कहता अग्नि देवता स्वाहा ग्राम देवता साहा। अग्नि देवता स्वाहा ग्राम देवता स्वाहा। तेरा और आही हिंगना जहाँ बाबा नागार्जुन को अच्छा लगता था धान के मेरों पर तेरे साथ भींगना। तेरा और आही हिंगना जहाँ बाबा नागार्जुन को अच्छा लगता था धान के मेरों पर तेरे साथ भीगना। तेरा अनूप राम किल्ली आज भी रोता है जैसे अपने बच्चे के मौत पर रोती है रात रात भर बिल्ली। तेरा अनूप अनपिली आज भी रोता है जैसे अपने बच्चे के मौत पर रोती है रात भर बिल्ली। ओ रेणु जिस परती धरती में तूने चलाए कलम के कुदाल। ओ रेणु जिस परती धरती में तूने चलाए कलम के कुदाल, उसी पर उग आए हैं पेड़ों पर सवाल। उसी में उग आए हैं पेड़ों पर सवाल। किसानों की थाली में कहाँ है रोटी कहाँ है दाल। किसानों की थाली में कहाँ है रोटी कहाँ है दाल। और अब मैं तीसरी कविता पढ़ रहा हूँ, जो है चूँकि इस प्रवास के इस कोरोना काल में बिहार की जो दुर्दशा हुई है और जिस तरह से हमारे मजदूर भाई बाहर से धकिया कर बाहर भेज दिए गए, उसी पर ही ये कविता है जो कि संवेद में छपी थी और 2001 में छपी थी। इसका शीर्षक है कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। मकई की रोटी हो सरसों का साग हो। मकई की रोटी हो सरसों का साग हो, नहरों में पानी हो भूरे में आग हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। मकई की रोटी हो सरसों का साग हो, नहरों में पानी हो भूरे में आग हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। हुक्का में पानी हो नाद में सानी हो। हुक्का में पानी हो नाद में सानी हो, दादी के पपले मुख में परियों की कहानी हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। दुल्हन लदी खरखड़िया हो राह भी एक परिया हो। दुल्हन लदी खरखड़िया हो राह भी एक परिया हो, सोहर को ढोलक पर काटा नाच रहा पंवरिया हो, तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। और लास्ट में दूरा पर गाय हो और थोड़ी थोड़ी आय हो। दूरा पर गाय हो और थोड़ी थोड़ी आय हो, मुखिया जी के चश्मे में दुखियों के लिए न्याय हो, तो कौन भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। तो भैया कौन जाए बिहार की गलियां छोड़कर। तो ये तीसरी कविता और चौथी कविता मैं सुना रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है घर। यहीं से आरंभ होता है दीवार छप्पर और शहन का भार धोता अस्तित्व का स्तंभ। घर यहीं से आरंभ होता है दीवार छप्पर और शहन का भार धोता अस्तित्व का स्तंभ। अवधेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो कविता सुना रहे थे घर। जब तक वो जुड़ते हैं यह कविता मैं उनकी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जुड़ गए हैं। हेलो जी सुनाइए, शुरू से सुनाइए। हाँ हाँ
हाँ, घर कविता शुरू से सुनाइए। जरा बैक कर दो साकेत, जरा सा बैक करो इसको, घर को बैक करो। हाँ ठीक, घर यहीं से आरंभ होता है, यहीं से आरंभ होता है, दीवार छप्पर शहन का भाट होता अस्तित्व का स्तंभ। यहीं से शुरू होता है आदमी का संस्कार, रूप रस गंध आकार, चूल्हा और बिस्तर का नजदीकी व्यापार, जहाँ उम्र का ईंधन कोयले की तरह जलता है, जहाँ उम्र का ईंधन कोयले की तरह जलता है। आने वाला भविष्य वर्तमान की कोख में पलता है। हर आने वाला दिन एक नया शिशु सवेरा लेकर सैर को निकलता है। घर का भी अपना एक चेहरा है जिस पर पड़ोसी का कड़ा पहरा है। घर की होती है जोड़ी आंखें आदमी के मानी, जिसे जारा और लू में आ जाती है नींद। घर की भी होती है जोड़ी आंखें आदमी के मानिंद, जिसे जारा और लू में आ जाती है नींद। होता है मुंह जैसा दरवाजा जो घूंघट से ओट से कहता है स्वागत है आजा। होता है घूंघट से दरवाजा जो कहता है स्वागत है आजा। घर के अंदर पलती है माँ की असीम ममता, घर के अंदर पलती है माँ की असीम ममता। पत्नी की मादक मधुरता, अबोध शिशु की पवित्र किलकारियां, बूढ़ियों का हुक्का छाप दर्द, बूढ़ियों का हुक्का छाप दर्द, बूढ़ों की नीली घुर्राहट। घर के अंदर पलती है माँ की असीम ममता, पत्नी की मादक मधुरता, अबोध शिशु की पवित्र किलकारियां, बूढ़ियों का हुक्का छाप दर्प, बूढ़ों की नीली गुर्राहट। यहीं से शुरू होता है आदमी का संस्कार, रूप रस गंध और आकार। घर आदमी के अंतिम इच्छाओं का अनंत विस्तार, घर आदमी के अंतिम इच्छाओं का अनंत विस्तार। और अब ये मैं कविता पढ़ रहा हूँ। ये कविता मेरी पहली कविता थी जो कि दिनमान में छपी थी, और इस कविता को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। 1980 के जून के अंक में छपी थी ये कविता, और इसका शीर्षक है मैं मेहतर हूँ। मैं हूँ मेहतर, मैं हूँ मेहतर, यानी कि मनु के द्वारा, यानी कि मनु के द्वारा नर के नाम पर पाला गया सुअर। मैं हूँ मेहतर, यानी मनु के द्वारा नर के नाम पर पाला गया सुअर। मैं मेहतर रहता झुग्गियों में शब्द शहर के बाहर, रहता झुग्गियों में शब्द शहर के बाहर। गंदगी को ललकारती मेरे कांधे पर तनी झाड़ू, और सांसों को तरह देती देसी दारू। गंदगी को ललकारती मेरे कांधे पर तनी झाड़ू, और सांसों को तरह देती देसी दारू। मेरे साथ धुत मेरी मुजोर मेहरारू, अपना गाभिन पेट दिखलाती है। सामंती सूरज के चेहरे पर कालिख लगाती है। मेरे साथ धुत मेरी मुजोर मेहरारू, अपना गाभिन पेट दिखलाती है। बलात्कारी संस्कृति के खिलाफ सामंती सूरज के चेहरे पर कालिख लगाती है मेरी गाभिन मेहरारू उठाए हुए झाड़ू। मैं शहर में हूँ या गांव में, मैं शहर में हूँ या गांव में, मैं जहां भी हूँ बड़े बरगद की छांव में हूँ। जहाँ कोई कमजोर पौधा नहीं पनपता, और तुम मुझ पर साल दर साल बसंत की कविताएं लिख रहे हो। जहाँ कोई कमजोर पौधा नहीं पनपता, और तुम मुझ पर साल दर साल बसंत की कविताएं लिख रहे हो। छलबा मानवता का महोत्सव मना रहे हो। आह जरा बताओ तो, अजगर की तरह मुझे रस लेकर क्यों चबा रहे हो। आह जरा बताओ तो, मुझे अजगर की तरह रस लेकर क्यों चबा रहे हो। अब सहा नहीं जाता, बताओ मैं तुम्ही से पूछता हूँ, बताओ मैं तुम्ही से पूछता हूँ। मैं मौनी बाबा बिनोबा भावे बनूं, बताओ मैं तुम्ही से पूछता हूँ। मैं मौनी बाबा बिनोबा भावे बनूं, या स्वतंत्रता की ज्वाला रोबर्ट मुगाबे, या स्वतंत्रता की ज्वाला रोबर्ट मुगाबे। वैसे मैं अभी मेहतर हूँ, बाबा गांधी का हरिजन घुल रहा हूँ छन छन। बाबा गांधी का हरिजन घुल रहा हूँ छन छन। सीना से संविधान लगाए मैं अब भी बाबा अम्बेडकर हूँ। मैं तो मेहतर हूँ, मैं तो मेहतर हूँ। ये दिनमान में छपी थी कविता।
और इससे स्वाद से अलग अब मैं अपने शहर पर आता हूँ और ये कविता गूंज में छपी थी। इसका शीर्षक है अब भी पसंद है मुझे, कटिहार शहर के लिए। अब भी पसंद है मुझे उस प्यारे शहर का आत्मीय एकांत, अब भी पसंद है मुझे उस प्यारे शहर का आत्मीय एकांत, प्रसन्नचित्त प्रशांत अभ्रांत। अब भी पसंद है मुझे उस छोटे सुफियाने शहर की बौनी इमारतें, बवंडर में बच गए छोटे छोटे यादों के खंडर। अब भी पसंद है मुझे उस छोटी छोटी सुफियाने शहर की बौनी इमारतें, बवंडर में बच गए छोटे छोटे यादों के खंडर। अब भी पसंद है मुझे बरसों से ध्वनिहीन, जीवनहीन, स्पंदनहीन, छुप छुप करती गौशाला यार्ड की रेल पटरियां, हरे हरे घासों से आच्छादित। अब भी पसंद है मुझे बरसों से ध्वनिहीन, जीवनहीन, स्पंदनहीन, छुप छुप करती गौशाला यार्ड की रेल पटरियां, हरे हरे घासों से आच्छादित। अब भी पसंद है मुझे मनसाही स्टेशन की टी स्टॉल का वो बूढ़ा बंगाली बाबू के जादुई हाथों का। अब भी पसंद है मुझे मनसाही स्टेशन के टी स्टॉल का वो बूढ़ा बंगाली बाबू के जादुई हाथों का, मकई बारी चाय की हवा में उठती हुई दिव्य खुशबू। अब भी पसंद है मुझे मनसाही स्टेशन के टी स्टॉल के उस बूढ़ा बंगाली बाबू के जादुई हाथों का बना मकई बारी चाय की हवा में उठते दिव्य खुशबू, और सिंगल हरी होने के बाद चाय को प्लेट में तेजी से सुरखते स्टीम इंजन के ड्राइवर के चेहरे की तेज चमक। अब भी पसंद है मुझे महियारपुर का वीराना यात्री प्रतीक्षालय। अब भी पसंद है मुझे महियारपुर का यात्री वीराना प्रतीक्षालय, हवाओं का निर्वात दौर द्वार, जहां ताल तलैयों के भिंड पर बूढ़े पेड़। अब भी पसंद है मुझे महियारपुर का वीरान यात्री प्रतीक्षालय, हवाओं का निर्वात दौर द्वार, जहां तहां ताल तलैया के भिंड पर बूढ़े पेड़, सुरक्षित जिनके जड़ों में जीवन बीज, सुरक्षित जिनकी जड़ों में जीवन बीज, और अखवाते घोंघों की पूरी दुनिया, और अखवाते घोंघों की पूरी दुनिया, सुगबुगाता अंतहीन, और सुगबुगाता अंतहीन जीवन गंध। अभी पसंद है मुझे, अभी पसंद है मुझे, अभी पसंद है मुझे। और आगे की कविता मैं पढ़ रहा हूँ। ये आसिन माह है और अगर सही सलामत कोरोना के समय नहीं होता तो ये हमारे शहर में ढाक की गूंजती। तो उसी को संदर्भ में मैंने उस आने वाले जो माँ दुर्गे का जो ये है त्योहार है, उसमें ढकैयों को मैंने चुना है कि ढकैया, तो ढकैये पर कविता है कि पूजा पंडाल में ढकैये, पूजा पंडाल में ढकैये। कहाँ से आते हैं आसीन माह के नवरात्रि के पहले पहर में असंख्य ढाकों की ठनकने की दिव्य स्वर। कहाँ से आते हैं आसीन माह के नवरात्रि के पहले पहर में असंख्य ढाकों के ढनकने की दिव्य स्वर। ताल और लय की सौंदर्य सरूर, ताल और लय की सौंदर्य सरूर, ढाकों के मुखरे पर मोर पंखों की जादुई रंग, ढाकों के मुखरे पर मोर की जादुई रंग। नटपटंग नटपटंग डिडिंग डिडिंग नटपटंग डिडिंग डिडिंग नटपटंग, घुंघरू बांधे धूल धूसरित पैरों के साथ थिरकते अंग अंग, घुंघरू बांधे धूल धूसरते पैरों के साथ थिरकते अंग अंग। नटपटंग नटपटंग नटपटंग। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने संध्या परी के साथ नाचते ढकैया बंगाल के। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने संध्या परी के साथ नाचते ढकैया बंगाल के, ढकैया बंगाल के। संथाल परगना, बोलपुर, जामतारा, आसनसोल और रंडाल के। माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने संध्या परी के साथ नाचते ढकैया बंगाल के, संथाल परगना, बोलपुर, जामतारा, आसनसोल और रंडाल के। आरती की होमदानी के इशारे पर बूढ़े बच्चे और जुतियां खो देते हैं सुध-बुध। आरती के होमदानी के इशारे पर बूढ़े बच्चे और जुतियां खो देते हैं सुध-बुध। ढकैया के कमरे पर
ढकैये के कमर पर बंधे ढाक थिरकने लगते हैं अपने आप। ढकैयों के कमर पर बंधे ढाक थिरकने लगते हैं अपने आप। डिडिंग डिडिंग नटपटंग, डिडिंग डिडिंग नटपटंग। और 10वीं की आहट पर गहन रात्रि में, और क्या मेरी आवाज जा रही है अनीता जी? 10वीं की आहट पर गहन रात्रि में ससुराल जाने से पहले माँ दुर्गा दिखने लगती है बहुत उदास। और 10वीं की आहट पर गहन रात्रि में ससुराल जाने से पहले माँ दुर्गा दिखने लगती है बहुत उदास। उदास हो जाता है और उदास हो जाते हैं ढकैये, और उदास हो जाते हैं ये ढाक, और उदास हो जाते हैं ये ढकैये, और उदास हो जाते हैं ये ढाक। उदास हो जाते हैं घंटी वाले नंधे हाथ। और एकादशी को साइबेरिया की सारस की तरह, और एकादशी को साइबेरिया की सारस की तरह दूर हो जाती है उनकी आवाज। डिडिंग डिडिंग नटपटंग, डिडिंग डिडिंग नटपटंग। अगले वर्ष जब माँ आएगी नैहर, अगले वर्ष माँ जब आएगी नैहर, डोली या नाव पर चढ़कर, और दूधिया हरी धान की बालियां करेगी उनका स्वागत, और दूधिया हरी धान की बालियां करेगी उनका स्वागत। तो फिर सुनाई देगी ढाकियों की ढाक की दिव्य स्वर लहरी। डिडिंग डिडिंग नटपटंग, डिडिंग डिडिंग नटपटंग, डिडिंग डिडिंग नटपटंग। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। ये मेरी 7वीं कविता थी, छोटी छोटी। धन्यवाद अवधेश रंजन जी। कोसी अंचल की गंध से रची बसी आपकी कविताओं ने मनमोह लिया। मित्रों, अब मैं पठित कविताओं पर समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आलोचक डॉक्टर कामेश्वर पंकज जी को। तो प्रस्तुत हैं अपने विचारों के साथ डॉक्टर पंकज जी। भाई सब कवियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। किरण को विशेष रूप से प्रणाम कि हम लोग एक शहर में रहकर इस कोरोना काल में मिल नहीं पाते, और किरण भाई को देखकर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज स्निग्ध जी की कविताएं भी पढ़ी गई। स्निग्ध जी हमारे आदरणीय है और बहुत ही ऊर्जावान लेखक थे, उनको भी याद किया गया। स्निग्ध जी मेरा नमस्कार। और आज जिन कवियों को मैंने पढ़ा और जिनको सुना, तो यह है कि आज कविता पाठ दिन था। इनको सुनना आज बेहतर होता कि कवियों को और सुना जाता। और कविता का मुझे समय कम मिला। उन कवियों की कविता जहाँ तक मैं की कविता उन्हीं पर बात करना चाहता हूँ। आप जी की कविता में जो पहली कविता है कोसी पर, यह कोसी ये बिहार में जब ये प्लावन बनकर चले जाता है, अपने रौद्र रूप में होते हैं, तो अपने क्षेत्र के उसकी एक तस्वीर में है। इस कविता को कर सकता है, कविता को भाव तक पहुंच सकता है। इसने कोसी के उजड़े हुए कमल को देखा है, कोसी के उस उजड़े हुए कछार को देखा है, जो लोग स्थायी रूप से नहीं पाते।
मित्रों, पंकज जी का डिस्कनेक्ट हो गया। उनका नेटवर्क ऐसे भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। 1-2 मिनट हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि यदि वो फिर से जुड़ते हैं और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम लोग उनको सुनेंगे, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। देखता हूं कि अभी उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो तो अच्छी बात है, उनकी टिप्पणियों का लाभ हमें मिलेगा। तो पंकज जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। पंकज जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। राग यमन करुणाम जी के भूख और में कई दृश्य हैं। गली के नुक्कड़ पर रात अंधेरे में लड़कर रोटी की मां की सारे कुछ दृश्य, सारे दृश्य बहुत ही ये लाचारी और ये उसी कार्य को व्यक्त करती है। इनकी खूब अच्छी कविता जो कविता है वहाँ जहाँ है पंकज जी, लगता है वहाँ आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है नेटवर्क, क्योंकि न उनकी आवाज़ ठीक से सुनाई दे पा रही है और न वो स्टेबल रह पा रहा है नेटवर्क उनका। कई बार डिस्कनेक्ट हुआ कार्यक्रम के दौरान भी और अभी भी। तो मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम समाप्त करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी माना तो ये जाता है कि कविता खुद ही जो है अपनी ज़बान होती है। कविता को किसी के पैरवी की ज़रूरत नहीं होती। कोई कविता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे और फिर जो है उसको उसके बारे में राय बनाई जाए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी ये लास्ट चांस हम लोग लेते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक पंकज जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, तो हम लोग कार्यक्रम अभी समाप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है ठीक से लगता है। तो मैं समझता हूं कि कार्यक्रम समाप्त किया जाए तो अच्छा रहेगा। अनीता जी। मित्रों, इसी के साथ कविता कोसी परिवार की तरफ से मैं आज के सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद कहना चाहूंगी। आशा है आप सबको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। अगले रविवार हम पुनः उपस्थित होंगे 3 अन्य कवियों के साथ। कार्यक्रम संबंधी सूचना समय रहते पाने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें तथा हमारे कार्यक्रम अपने मित्रों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।